नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज सुनिए कथा मंथन में ब्राह्मण की बेटी का छठा भाग। सदर दरवाजे से एक पत्र पढ़ती हुई संध्या ने प्रवेश किया। शायद पढ़ना समाप्त नहीं हुआ था, किसी और देखे बिना ही पुकारा, माँ, ओ माँ। जगतधात्री ने जल्दी से आंसू पोंछते हुए उत्तर दिया, हाँ बेटी। उनकी भर्राई आवाज सुनकर संध्या ने चेहरा उठाया, पास आकर बोली, क्या हुआ है माँ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। संध्या और पास आई, अपने आंचल से स्नेहपूर्वक माँ के आंसू पोंछती हुई करुण स्वर में पूछने लगी, पिताजी ने फिर कोई गड़बड़ की माँ? जगतधात्री ने सिर्फ इतना कहा, नहीं। बेटी को विश्वास नहीं हुआ, धीरे से माँ के पास बैठकर बोली, दुनिया में सब कुछ हमारी चाहत के हिसाब से नहीं होता माँ। सब तो मेरे पिता को पगला देवता पुकारते हैं, तुम भी उन्हें पागल ही मान लो। जगतधात्री, वह सोच सकते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं, मगर मेरी तरह किसी और को थोड़े ही भुगतना पड़ता है। क्या भुगतना पड़ रहा है माँ? उनके लिए किसे क्या कष्ट सहन करना पड़ता है, यह उसे नहीं समझ आया और आज भी नहीं समझी, और इसलिए अपने निरीह दूसरों को दुख में दुखी होने वाले पिता के दुख से उसका हृदय स्नेह और वेदना से भर गया। उसकी आंखें भर आई और बोली, अगर मेरे बस में होता ना माँ, तो मैं पिताजी को लेकर जंगल या पहाड़ पर चली जाती। धरती पर किसी को उनको भुगतना नहीं पड़ता। जगतधात्री ने अपनी बेटी की ठोड़ी पकड़कर हाथ से उसको चूम लिया और स्नेहपूर्वक बोली, वारी जाऊं, मगर मैं तो जैसे तेरी सौतेली माँ हूं बेटा। अपने पिता को जितना प्यार तू करती है, उससे आधा भी अगर मुझसे करती संध्या, तो क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती माँ? मगर उनके लिए तो तेरे प्राण तड़पते हैं ना बेटा। पैरों में कंकड़ भी ना लगे ऐसा भाव है तेरा। तू अच्छी तरह जानती है कि उनकी दवा से कोई फायदा नहीं होता, फिर भी तू जान देने को तैयार है, मगर किसी और की दवा तू नहीं लेगी, कहीं उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। यह सब क्या मैं नहीं समझती संध्या? संध्या ने हंसते हुए माँ के गले में बाहें डालकर कहा, और क्या, पिताजी जैसा डॉक्टर और कहाँ मिलेगा? यह सच है कि कहीं नहीं मिलेगा, माँ ने कहा। संध्या, जाओ माँ, मजाक मत करो, बीमारी क्या एक दिन में ही ठीक हो जाती है? मैं पहले से तो बहुत ठीक हूँ। यह कहकर बात बदलते हुए बोली, और एक कड़ी की पत्नी चली गई क्या माँ? कब गई? पता नहीं, शायद सुबह उठते ही चली गई। उसकी बनावटी उदासीनता माँ को चकमा ना दे सकी। उन्होंने पूछा, कहाँ गई पता है तुझे? शायद अरुंधा के पिछले बगीचे में, उसके माली का जो टूटा सा कमरा था, शायद उसी में। तूने भेजा अरुण के पास उसे? संध्या ने मन ही मन संकट भांपकर झूठ कहा, मैं अरुंधा के पास क्यों भेजूंगी बा? मैंने किसी को किसी के पास नहीं भेजा। यह कहकर यह बेकार सब प्रसंग बदलकर हाथ में पकड़ा हुआ पत्र दिखाकर बोली, असली बात तो मैंने बता ही नहीं माँ। मेरी सन्यासीन दादी इस बार काशी से हमारे पास सचमुच आ रही हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलती हैं ना माँ। इस बार शायद उनकी दया हुई हम पर। जगतधात्री ने उत्सुक होकर पूछा, माँ का पत्र है? कब आने के लिए लिखा है? काशीवासी उनकी सास एक दिन के लिए भी काशी छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। इस बार जगतधात्री ने बहुत मिन्नतें करते हुए लिखा था कि अपनी इकलौती पोती के विवाह में उन्हें आना ही होगा और उन्हें ही कन्यादान करना है। कन्यादान के लिए वे तैयार नहीं हुई, मगर विवाह में आने की सम्मति उन्होंने दे दी। अपने विवाह के विषय में पढ़कर संध्या शर्माते हुए बोली, तुम्हारा पत्र तुम ही पढ़ो माँ, कहकर माँ के पास रखकर व्याकुल होकर बोली, यह क्या माँ, तुम अभी तक भीगे कपड़ों में हो, मैं दौड़कर तुम्हारे सूखे कपड़े ला देती हूँ। यह कहकर वह दौड़ती हुई चली गई। जगतधात्री ने वह पत्र माथे से लगाया और बोली, बहू पर इतने सालों बाद दया आई माँ, कहकर वो भी उठकर पूजा घर की ओर जाने लगी कि तभी बड़े शोरगुल के साथ उनके पति ने घर में प्रवेश किया। कह रहे थे, 2 दिन नहीं गया, 2 दिन नहीं देखा, बस इतने में ही हाइपोकॉन्ड्रिया डेवलप हो रहा है। पति के साथ जगतधात्री की ज्यादा बातचीत होती नहीं थी, मगर उनकी परेशानी और विशेष करके 12 बजे से पहले लौट आने के कारण उन्हें आश्चर्य हुआ। शांत स्वर में उन्होंने पूछा, किसको क्या हो गया है? अरुण को? और किसको? हाइपोकॉन्ड्रिया हुआ है? मैं जो डायग्नोज करूंगा, किसमें हिम्मत है उसे काटे? हाँ विपिन, बताइए जरा इसका अर्थ क्या है? कोई और समय होता तो जगतधात्री चुपचाप चली जाती, मगर अरुण का नाम सुनकर परेशान हो गई। पूछा, क्या हुआ अरुण को? प्रिया बोले, अभी तो बताया, विपिन तो समझेगा नहीं। फिर तुम? वह फिर भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता है, सामान बांधा जा रहा है, घर बार सब बेच दूंगा। हरान कुंडू को बुलवाया, अच्छा हुआ मैं पहुंच गया। जहां ना जाऊं, एक दिन नजर ना रखूं, तुरंत कोई अनहोनी घट जाती है। ऐसे में कैसे जीऊं? संध्या कहाँ चली गई? फटाफट मिटीरिया मेडिकाना ले आ बेटी, एक रेमेडी सिलेक्ट कर उसे खिलाता हूँ। आई पिताजी, कहती हुई एक मोटी सी पुस्तक हाथ में लिए संध्या आ खड़ी हुई। जगतधात्री नाराज होते हुए बोली, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, खुलकर बताओ क्या हुआ अरुण को? प्रिया चौंके और फिर बोले, हाइपो
हाइपो माने मानसिक व्याधि। आजकल के भीतर वह हरान कुंडू को सब कुछ बेचकर गांव छोड़कर जाना चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक बूंद 200 शक्ति की। संध्या उदास चेहरा लिए चुप खड़ी रही। जगत धारती व्याकुल होकर बोली, घर द्वार बेचकर चला जाएगा अरुण? पागल हो गया है क्या? प्रिया अपना हाथ उठाकर बोले, नहीं पागल नहीं, हाइपोकोंड्रिया पागल नहीं, इसे इंसेनिटी कहते हैं। उसकी दवा अलग है। विपिन होता तो वही कहता जो मगर जगत धारती ने कनखियों से एक बार बेटी की ओर देखा, फिर दृढ़ता पूर्वक पति की बकवास को रोककर बोली, तुम्हारी बातें सुनने का तो समय है नहीं मेरे पास। अरुण क्या गांव छोड़कर जाना चाहता है? चाहता है, पक्का हो चुका है। सिर्फ मैं जाकर फिर मैं कब जा रहा है अरुण? कब? आज भी जा सकता है, कल भी जा सकता है। सिर्फ हरान कुंडू। जगधारती ने फिर पूछा, क्या हरान कुंडू सब कुछ खरीदेगा? हाँ जरूर, वह तो यही चाहता है, पानी की कीमत पर। यह बात में गांव में और कोई नहीं जानता क्या? कोई नहीं, एक व्यक्ति भी नहीं जानता, सिर्फ मैं भाग्य से जान गया। जगतधारती, तुम्हारे भाग्य के विषय में जानने की कोई इच्छा नहीं है। क्या तुम एक बार उसे बुलवा सकते हो? कहना तुम्हारी चाची ने तुम्हें इसी वक्त बुलवाया है। इतनी देर से संध्या चुप खड़ी सुन रही थी। अब उसने सिर उठाकर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और बोलते हुए उसके होंठ कांप रहे थे, मगर फिर भी उसने दृढ़ता पूर्वक कहा, क्यों माँ, क्यों तुम बार बार उसका अपमान करना चाहती हो? उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया है? जगतधारती चौंक कर बोली, कौन किसका अपमान करना चाहता है संध्या? नहीं, मैं तुम्हें इस बार उससे घर नहीं बुलाने दूंगी। जगतधारती, बुलाकर 2 अच्छी बातें करने में बुराई है क्या? संध्या, अच्छी हो या बुरी, वह रहे या जाए, घर बेचे या ना बेचे, हमसे उनका कोई संबंध नहीं। जो तुम उससे कहोगी, तुम अगर उसे इस घर में बुलवाओगी, माँ मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ तालाब में डूबकर मर जाऊंगी। कहकर वह दौड़कर वहां से चली गई। माँ के उत्तर की प्रतीक्षा भी नहीं की। विस्मय से जगतधारती की आंखें फटी की फटी रह गई। प्रिया बाबू चीखकर बोले, ओ वह किताब तो देती जा, दोपहर हो गई, एक रेमेडी सिलेक्ट कर देता हूँ संध्या। लौट कर संध्या ने यह पुस्तक पिता के पैरों के पास रखी और वापस चली गई। पिता वहीं बैठकर पुस्तक के पन्ने पलटने लगे। कुछ देर चुप रहने के बाद जगतधारती ने पति से कहा, तुमने क्या सोच रखा है? बेटी का विवाह नहीं करोगे? विवाह? विवाह जरूर करूंगा। विवाह कब? जब कुछ अनहोनी हो जाएगी तब। जगतधारती एक पल चुप रहकर बोली, एक बार रसिकपुर क्यों नहीं हो आते? प्रिया ने पुस्तक के एक पन्ने पर उंगली रखकर देखा और बोले, रसिकपुर? किसे क्या हुआ? कोई खबर आई है क्या वहां से? जगतधारती गहरी सांस छोड़कर बोली, जयराम मुखर्जी के पोते से रिश्ते की बात हुई थी, जाओ ना एक बार लड़का दिखाओ। प्रिया, कब जाऊं? देखा तुमने, एक दिन न रहो तो कितनी गड़बड़ हो जाती है। अरुण की ऐसी हालत है। फिर चटर्जी बाबू ने भी खबर भेजी है कि उनकी साली बहुत बीमार है। जगतधारती ने विस्मय से पूछा, ज्ञानदा बीमार है? क्या हुआ? प्रिया, अमल, खाने पीने की कमी से होने वाली बीमारी, उल्टी आने को रहती है। अरुण के वहां से लौटकर एक बूंद। जगतधारती, उन लोगों के पास दवा देने वालों की कमी नहीं है। तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, एक बार रसिकपुर जाओ, लड़का देखकर जैसे भी इस लड़की का विवाह करवा दो। पत्नी की भर्राई हुई आवाज सुनकर शायद प्रिया बाबू जागे। बोले, मगर सुना है लड़का नशेड़ी है, सिर्फ नशा भांग। जगतधारती के धैर्य का बांध टूट गया। अचानक रो पड़ी और बोली, करने दो ना नशा, होने दो ना नशेड़ी। लड़की 2 दिन सिंदूर तो लगा सकेगी। तुम क्या हो? तुम्हारे हाथ में अगर मेरे माता पिता अपनी बेटी सौंप सकते हैं तो तुम क्यों नहीं सौंप सकते हो? यह कहकर आंचल से आंसू पहुंचती हुई वो भीतर चली गई। प्रिया अवाक होकर देखते रहे। उसके बाद पुस्तक खोलकर एक गहरी सांस लेकर बोले, 2 भयानक रोगी हैं, ऐसा करने पर क्या रेमेडी सिलेक्ट हो सकती है? कहकर फिर एक गहरी सांस छोड़कर पुस्तक को कांख में दबाकर चले गए। स्नान, पूजा और फलाहार करके मूर्तिमान ब्राह्मण की तरह गोलक चटर्जी धीरे धीरे नीचे उतरे और शायद सीधे बाहर ही जा रहे थे कि अचानक ना जाने क्या सोचकर बरामदे से होते हुए कोठरी के सामने आ पहुंचे और अचानक आवेग में भरकर बोले, यह सब क्या हो रहा है छोटी बहू? बीमार शरीर लेकर काम क्यों कर रही हो? अच्छा मुझे बताओ, शरीर पहले या काम? ज्ञानदा जैसे सब्जी काट रही थी वैसे ही काटती रही। गोलक के लकड़ी की खड़ाओं की खट खट भी जैसे उसके कानों में नहीं पहुंची। उनकी कही हुई बात उसने सुनी ही नहीं। गोलक कुछ देर बाद बोले, मामला क्या है, आज कैसी हो? ज्ञानदा ने सिर झुकाए रखा, हाथ में पकड़े बैंगन के ऊपर नजर रखकर सिर हिलाकर कहा, अच्छी हूँ। गोलक आश्वस्त होकर बोले, अच्छी बात है, मैं जानता हूँ प्रिया कितना भी पागल क्यों ना हो, दवा अच्छी देता है, मगर जैसा बताए वैसे ही दवा जरूर खा लेना, लापरवाही मत करना। ज्ञानदा ने इन बातों का कोई उत्तर नहीं दिया, सिर झुकाए काम करती रही। कुछ देर उसकी ओर देखकर गोलक बोले,
मैंने प्रिय को खास तौर पर कह दिया था कि सुबह शाम आकर देख जाएगा। सुबह आया था क्या? हाँ आया था। गोलक खुश होकर बोले, आएगा क्यों नहीं, वह मेरी बहुत इज्जत करता है। मगर नौकरानी कहाँ गई? वह दवा देकर चली जाएगी और तुम मेहनत करोगी? यह मैं नहीं होने दूंगा। मैं पूछता हूँ कहाँ है सब? यह सब छोड़ दो, जाओ ऊपर जाकर आराम करो। हे मधुसूदन, तेरा ही आसरा है। यह कहकर अपना और दूसरों का लौकिक पारलौकिक कर्तव्य पालन करके गोलक बाहर जाने लगे। उनके खड़ाओं की आवाज़ सुनकर इतनी देर बाद ज्ञानदा ने चेहरा ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर उस दिन वाली हंसी नहीं थी। आज चिंता और विषाद के बादल उसके चेहरे पर मंडरा रहे थे। आंखें लाल, पलकों में आंसू। अपनी भीगी निगाहें गोलक पर जमाकर अचानक प्रश्न किया, क्या तुम प्रिय बाबू की बेटी संध्या से विवाह करना चाहते हो? मुझसे झूठ मत बोलना, सच बताओ। गोलक चौंक कर अचानक कोई उत्तर नहीं दे पाए, मगर अगले ही पल बोले, मैं संध्या को नहीं। किसने कहा? कोई भी कहे, रासू दीदी को तुमने उसकी माँ के पास भेजा था। अगहन में सब पक्का है। भगवान के वास्ते सच बताओ। गोलक गरजते हुए बोले, राशि ब्राह्मणी कहकर गई है, देखता हूं उसे मैं। ज्ञानदा, मैं तो तुमने मेरा सर्वनाश क्यों किया? मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अब कहीं भी मेरे खड़े रहने की जगह नहीं बची। और कहते कहते वह जोर जोर से रोने लगी। गोलक व्याकुल होटे डरते हुए चारों ओर देखा, हाथ उठाकर धीमी आवाज में बोले, ओह क्या कर रही हो? लोग सुन लेंगे। झूठ है वह बात, झूठ है, मजाक है। ज्ञानदा रोते हुए बोली, नहीं मजाक नहीं है, झूठ नहीं है, यह सच है, सच है, सच है। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे लिए असाध्य कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ वो मजाक है, मजाक। पोती के लिए। ओह चुप हो जाओ, नौकर आ गए तो। कहते हुए गोलक खट खट करते हुए पलायन कर गई। ज्ञानदा के हाथ में बैगन यूं ही रहा। उसने मुंह से आंचल ठूसकर रोना रोकने की कोशिश की। घर की दासी हाफती हुई आकर बोली, मौसी जी, नौकरानी को साथ लेकर काना दादा खुद हाजिर हुए हैं। ज्ञानदा ने जल्दी से आंखें साफ की और जिज्ञासु नजरों से देखने लगी। उसकी आंसू भरी निगाहें देखकर दासी शर्म और विस्मय से बोली, तुम्हारी वह पुरानी नौकरानी को साथ लेकर तुम्हारे ससुर आए हैं, क्या हुआ है? खबर सुनकर ज्ञानदा का चेहरा सफेद पड़ गया। अपने सामने मौत को देखकर भी शायद कोई ऐसा नहीं होता। डरते हुए दासी ने पूछा, क्या हुआ मौसी? ज्ञानदा ने कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ सुनी निगाहों से देखती रही। दासी, तुम बीमार हो क्या मौसी? इतनी देर बाद ज्ञानदा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। पिताजी कब आए? काली? यह तो मैं नहीं जानती मौसी। मैंने देखा वो बरामदे में खड़े बाबूजी से बातें कर रहे हैं। बाबूजी से? हाँ, मैं बाहर से आ रही थी, बाबूजी ने बुलाकर कहा, काली अपनी मौसी को कह दो कि उनके ससुर उन्हें लेने आए हैं। ओ माँ, वो तो स्वयं यहीं आ रहे हैं, कहकर दासी हटकर खड़ी हो गई। अगले ही पल लाठी की आवाज़ से समझ आया कि लाठी जिसकी है उन्हें चलने के लिए आंखों से ज़्यादा इस लाठी पर निर्भर रहना पड़ता है। अगले ही पल एक मध्यम उम्र की औरत के पीछे एक वृद्ध व्यक्ति ने लाठी के सहारे प्रवेश किया। अरे मेरी बेटी कहाँ है? ज्ञानदा ने सिर ढककर उनके पैर छूकर प्रणाम किया। वृद्ध व्यक्ति पहचान भी न पाए, मगर शक्ल पहचानते थे। आशीर्वाद देते हुए रोकर बोले, बूढ़े बुढ़िया को भूलकर कैसे रह रही हो बेटी? जो औरत साथ आई थी उसने सिर जमीन पर रखकर प्रणाम करके कहा, यह सच है भाभी, आपकी सास मरने को है। उनकी ज़बान पर एक ही बात है, मेरी बहू को ले आओ, मेरी बहू को ले आओ। तुम कैसे भूल बैठी हो, बोलो। ज्ञानदा ने इस आरोप का कोई उत्तर नहीं दिया। एक हाथ से आंसू पोंछते हुए दूसरे हाथ से वृद्ध ससुर का हाथ पकड़कर उन्हें बरामदे में लेकर आई और अपने हाथों से आसन बिछाकर उन्हें बिठाकर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। वृद्ध कहने लगे, चटर्जी बाबू को तो 2 बार पत्र लिखा, मगर एक का भी उत्तर नहीं मिला। मैंने सोचा तो वह बड़े आदमी है, बहुत काम है उन्हें, शायद उन्हें याद भी ना हो, मगर मेरी बेटी तो उसी दुखी गरीब की लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी है ना। जो दासी साथ आई थी उसने बात पूरी नहीं होने दी। बोली, भगनीपति बड़ा आदमी है तो क्या अपनी बहू को और कितने दिन दूसरों के घर में छोड़ा जा सकता है? क्यों भाभी? और फिर जिसकी सेवा करने आई थी वह तो मर गई। मैं तो कहती हूँ। वृद्ध ने बीच में ही रोककर कहा, सधु यह बात रहने दो। बहू तुम्हारी सास बहुत पीड़ा में है। आज अच्छा दिन देखकर मुझे भेज दिया कि जाओ एक बार मेरी बहू को। सधु बोली, भाभी शायद तुम्हारे लिए उनके प्राण अटके हुए हैं, पिछले कई दिनों से बार बार कह रही हैं। सधु मेरी बेटी तू इन्हें लेकर एक बार आ जा, एक बार मेरी बेटी को लाकर दिखा दे। कहते कहते सधु की आवाज़ भर आई। वृद्ध बोले, चटर्जी बाबू को हमारे पत्र नहीं मिले, यह तो हमें पता नहीं। हम तो ना जाने क्या क्या सोच रहे थे। बहुत भले व्यक्ति हैं, साधु। मेरी बात सुनते ही बोले, आपकी बहू को आप ले जाएंगे, इसमें बाधा क्या है? पालकी भी बुलवा दी। तुम्हारी सास की बीमारी की बात सुनकर दुखी होकर बार बार कहने लगे, मेरे संकट के समय आपने ज्ञानदा को भेजा था, अब आपके संकट के समय उसे भेजने में आपत्ति करे। ऐसा स्वार्थी कौन होगा? अभी ले जाइए, मैं सब इंतजाम कर देता हूँ।
इतनी देर में ज्ञानदा चुप खड़ी थी। अचानक बोली, चटर्जी बाबू ने कहा ऐसा? अभी भेज देंगे, आज ही? सौदामनी खुश होकर बोली, हाँ हाँ, ऐसा ही कहा। उन्होंने तो यह भी कहा कि भोजन के बाद 3 बजे की गाड़ी पकड़ लेंगे तो कल सुबह घर पहुंच जाएंगे। फिर घर में रोगी मृत्यु शैया पर है, कहीं भी एक दिन भी नहीं रुक सकते। भाभी, बुढ़िया बेचारी तुम्हारी राह देख रही होगी। ज्ञानदा ने बैटरी की गुड़िया की तरह फिर वही कहा। उन्होंने कहा, भेज देंगे आज ही? हाँ बेटी, आज ही, रहने का उपाय भी तो नहीं है। मगर सौदामनी परेशान उठी। उसकी आवाज से साफ महसूस भी हुआ। बोली, इनकी सुनो, सास मर रही है, जिनकी बहू है वो खुद लेने आए हैं, कौन नहीं भेजेगा मैं भी तो सुनूं जरा। और फिर यहाँ और क्यों रहना, ठीक है ना, अपने बहनोई से खुद ही पूछवा लो ना भाभी। मगर पूछवाना नहीं पड़ा। शायद पास ही कहीं वह इंतजार कर रहे थे। खटखट करके आते पहुंच गए और भाव ऐसा जैसे बहुत व्यस्त हो। मृत से कहने लगे, नहीं नहीं मुखर्जी बाबू, बैठकर गप्पे लड़ाने से काम नहीं बनेगा, देर हो रही है, स्नान भोजन करके थोड़ा आराम कर ले, फिर निकलना भी है, और फिर दोपहर बाद समय ठीक नहीं रहेगा। हाँ, क्या भेजने में आपत्ति? हमें थोड़ा कष्ट तो होगा, मगर इसलिए क्या? मैं, यह कैसी बात हुई? सासू जी इतनी बीमार है, मैं भी झमेलों से घिरा हूँ, जरा भी फुर्सत नहीं तो खुद जाकर ज्ञानदा को छोड़ना आता, पत्र भी तो नहीं मिला, नहीं तो आपको कष्ट नहीं करना पड़ता। ये भी सब, पियन भी सब, काली कहाँ चली गई रे? भूलोक को कहाँ है? यहाँ उक्का ला दे। हाँ मुखर्जी बाबू, और देर नहीं, उठिए। ज्ञानदा, जरा जल्दी करो दीदी, 3 बजे की गाड़ी पकड़नी है। ओह, चौंगदार भी तो बाहर बैठा है। पत्नी की मृत्यु के बाद हाल ऐसा हो गया है मुखर्जी बाबू कि कुछ याद ही नहीं रहता। अरे मधुसूदन, तेरा ही आसरा है। कहते हुए गोलक चटर्जी जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पर खड़ा होकर खटखट करते हुए बाहर चले गए। ज्ञानदा ने किसी बात का कुछ उत्तर नहीं दिया, सिर्फ उस और देखती हुई पत्थर की तरह कठोर बनी रही। भूलोक ने आकर कहा, मौसी, मुन्ना नहाने के लिए रो रहा है, नदी पर ले जाऊं? ज्ञानदा वैसे ही निश्चल खड़ी रहकर, नौकर की बात शायद उसके कानों तक नहीं पहुंची। वृद्ध ससुर धीरे धीरे उठकर खड़े थे। बोली, बेटी मैं बाहर जाता हूं तो तैयार हो जा। सदु बोली, आज मेरा व्रत है, मैं भात नहीं खाऊंगी। अचानक ज्ञानदा ठिठक कर खड़ी हो गई और बोली, पिताजी मैं नहीं जाऊंगी। वृद्ध चौंके और बोले, नहीं जाओगी? क्यों बेटी, आज तो शुभ दिन है। सौदामणि व्रत का फलहार भूलकर अब बोली, हमने भट्टाचार्य बाबू से शुभ समय निकलवाया था, उसके बाद ही हम घर से निकले थे भाभी। ज्ञानदा ने सिर्फ इतना कहा, नहीं पिताजी मैं नहीं जा सकती। गोलक का 10 साल का बेटा दौड़ता हुआ आया और मौसी से लिपट कर बोला, मौसी तुम कह दो ना मौसी, मैं नदी में नहाने जाऊंगा, मैं जाऊंगा। ज्ञानदा ने किसी से कुछ नहीं कहा, पर उस लड़के को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी।